नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 12 दिसंबर के उन सभी घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, 12 दिसंबर की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला, भारत की तरफ से किसको मिला। तो बिल्कुल यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा। अब इनके बारे में हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% दोस्तों ये पेपर में क्वेश्चन छपेगा। हु हैज बीन अवार्डेड एज द चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेप बोलते हैं, इन दिसंबर 2024। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि पर्यावरण से संबंधित दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था या कह सकते हैं कि सर्वोच्च संस्था है यूनेप, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, उसने रिसेंटली 2024 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अनाउंस किए हैं। दोस्तों, ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड होते हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको यहाँ पे बांटा जाता है। यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और इस साल दोस्तों 6 लोगों को यहाँ पर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 6 इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को इस साल का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाएगा। अब इसमें एक नाम जो है कि भारत से आ रहा है। तो अब ये भारत से कौन है, बिल्कुल नाम याद रखना है आपको, माधव गाडगिल। दोस्तों, अगर माधव गाडगिल की बात करें तो इन्होंने इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर या फिर कह सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जो इंडिया का स्पेशली वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और गोवा में लोकेट करता है, तो जिसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, तो उसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था दोस्तों। और इसलिए माधव गाडगिल को भारत में इन्वायरमेंट के सेक्टर में एक बड़े नाम के रूप में जाना जाता है। और इनके इन्हीं सब कामों की वजह से यूनेप ने भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 वाले कौन सी वाली कैटेगरी में दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया है। तो पहले तो आप एक चीज याद रखना कि इस बार कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, तो 6 लोगों को दिया गया है। उसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों शामिल हैं। दूसरी चीज, ये जो अवार्ड होता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है और पूरी दुनिया का पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, अब इस बार ये 6 लोगों को किनको किनको मिला है, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पॉलिसी एंड लीडरशिप वाली कैटेगरी में सोनिया गौजा जारा, जो कि ब्राजील की रहने वाली हैं, उनको मिला है दोस्तों। दूसरी तरफ इंस्पायरेशन और एक्शन वाली जो कैटेगरी है, यहां पर इसके लिए 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया इस बार का। एक है एमी बोवर्स कोराडालिस, जो कि यूनाइटेड यूएस यानी कि अमेरिका से हैं, और दूसरी तरफ एक है गैब्रियल पॉन, जो कि रोमानिया से आते हैं दोस्तों। तो 2 लोगों को इस वाली कैटेगरी में मिला। पॉलिसी लीडरशिप के लिए यहां पर मिला सोनिया गौजा जारा को, जो ब्राजील की हैं, और साइंस और इनोवेशन वाली कैटेगरी में लू की, जो कहां से आते हैं, चाइना से आते हैं, इनको दिया गया। अब देखिए, यहां पर एक कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली, जो कि हमारे देश के माधव गाडगिल को दिया गया दोस्तों। लास्ट कैटेगरी है यहां पर एंटरप्रेन्योरियल विजन, जो कि एक सेकेम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है इजिप्ट की, इसको दिया गया दोस्तों। तो एक बार फिर से याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अवार्ड, जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2018 में भी एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया था। उस बार भी जितने एग्जाम हुए थे, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे कि भारत के किस बड़े नेता को या किस नेता को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 दिया गया। तो मोदी जी थे उस टाइम, इस बार कौन है, माधव गाडगिल। एक बार फिर से नाम याद रखिएगा। अब माधव गाडगिल ने किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या किस पर्टिकुलर क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम किया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च यूट्यूब चैनल्स इन 29 इंडियन लैंग्वेजेस इन पार्टनरशिप विथ हुम इन दिसंबर 2024। तो देखिए, दिसंबर 2024 में गूगल ने एक बड़ी घोषणा की है। उसने कहा है कि हम जो है कि 29 भारतीय भाषाओं में अनेक यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे एजुकेशन से संबंधित, और इसमें हम किसका कोलैबोरेशन करेंगे, क्या एनसीईआरटी का करेंगे, सीबीएसई का करेंगे, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का करेंगे, या फिर
ICSE का करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों नाम याद रखना आपको NCERT। तो देखिए रिसेंटली हुआ क्या, दिसंबर 2024 में गूगल और NCERT दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है, या कह सकते हो कि एक जो है कि सहमति पत्र साइन किया है, जिसमें गूगल की लीडरशिप में NCERT जो है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चलाएगा। उसमें किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के कोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, क्लास 1 से लेकर 12 तक के। और यहाँ पे जितने जो यूट्यूब चैनल आएंगे ये टोटल 29 इंडियन लैंग्वेजेस में होंगी, और इसमें एक इंडियन साइन लैंग्वेजेस जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए होता है, ब्लाइंड लोगों के लिए, एक उनके लिए भी यहाँ पे चैनल लॉन्च होगा दोस्तों। तो एक बड़ा ये इनोवेशन है, और इस इनोवेशन की वजह से भारत में जो एजुकेशन रिवोल्यूशन चल रहा है, जो शिक्षा की क्रांति चल रही है, वो और तेजी से बढ़ेगी। और डिजिटल इंडिया, या फिर कह सकते हो कि डिजिटलाइजेशन, या फिर ये जो आज का इंटरनेट का जमाना है, उसके माध्यम से हर एक छात्र जो है कि यूट्यूब पर आसानी से अपने कोर्सेज को पढ़ सकेगा दोस्तों। अगर NCERT की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और NCERT का जो फुल फॉर्म होता है ये लगातार एग्जाम्स में आता रहता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दोस्तों। तो दो चीज याद रखना है, NCERT का जो है कि एस्टैब्लिशमेंट डेट और इसका फुल फॉर्म। और NCERT और किसका कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया के डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल याद रखना है गूगल का दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been given the additional charge as a revenue secretary in December 2024? तो देखिए भारत का राजस्व सचिव अब किसे नियुक्त किया गया, या फिर कह सकते हो कि राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार अब किसको दे दिया गया है। तो ये बड़ा नाम है रेवेन्यू सेक्रेटरी का, संजय मल्होत्रा। पहले तो संजय मल्होत्रा के बारे में समझिए। ये भारत में अब तक रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इनको क्या किया गया, 11 दिसंबर को RBI के गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो अब ये बन गए हैं RBI के कौन से नंबर के गवर्नर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 26वें नंबर के गवर्नर। तो जैसे ही RBI के गवर्नर बनते हैं तो इनका जो पुराना वाला पद था, जो कहां पर था, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में, वो खाली हो जाता है दोस्तों। तो चूंकि राजस्व सचिव का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पद होता है, ये देश का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, IAS अधिकारी होता है, तो इस पद पर तुरंत नियुक्ति बड़ी जरूरी थी। और इसी दिशा में भारत सरकार ने अजय सेठ को इसका एडिशनल चार्ज दे दिया है दोस्तों। तो अगर आपका एग्जाम इधर बीच 1-2 महीने के अंदर होने वाला है, तो आपको बिल्कुल नाम याद रखना है संजय मल्होत्रा का भी और अजय सेठ का भी। संजय मल्होत्रा जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है वहां से उठकर अब ये बन गए हैं RBI के गवर्नर, और ये जो संजय सेठ है अब ये आ चुके हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी के पोस्ट पर दोस्तों। संजय सेठ की बात करें तो ये कर्नाटका काडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं दोस्तों, और ये इस समय करेंटली अगर इनका देखा जाए कि ये कौन से रूप में कार्य कर रहे थे, तो ये जो है कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री होता है वहां पर एज ए सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब इनका वहां पर भी कार्य होगा और एज ए जो है कि हमारा रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में। तो ये 2 पद पर बने हुए हैं और अपना कार्य अच्छे से करेंगे दोस्तों। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78th यूनिसेफ फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए जो 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस है वो कितने तारीख को मनाया गया, तो बिल्कुल याद रखना है आपको 11 दिसंबर। अब 11 दिसंबर 1946 में एक कमीशन बनता है, या फिर कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम रखा जाता है यूनिसेफ। उस समय इसका जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड दोस्तों, ठीक है। बाद में 1953 में इसका नाम चेंज करके यहां से इमरजेंसी वर्ड हटा दिया जाता है और सिर्फ इसका नाम अब बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है या फिर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है दोस्तों, इसकी स्थापना दिवस इसी वजह से हर साल जो है कि 11 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। अब 2024 में इसका एक कौन सा फाउंडेशन डे है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि 1946 में ये बना था, तो इसलिए इस साल इसका 78th रेजिंग डे या फिर फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया।
यूनिसेफ का जो बनाने का मेन पर्पस था यूनाइटेड नेशन का, ये यूनाइटेड नेशन के ही एक पार्ट के रूप में दोस्तों, और इसका जो सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनके कल्याण के लिए किए गए जो भी वैश्विक प्रयास हैं उनको वैश्विक लेवल पे और भी ज्यादा मजबूत बनाना दोस्तों। तो यूनिसेफ का जो मेन पर्पस होता है महिलाओं, बच्चों या फिर जो भी वंचित लोग हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। जैसे अभी कल के सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मानवाधिकार दिवस होता है वो कितने तारीख को मनाया जाता है, तो एक दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। ह्यूमन राइट्स डे में हम लोग सभी मानव के, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस यूनिसेफ की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम ही है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो ये सिर्फ बच्चों और महिलाओं से संबंधित एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत रहती है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियंट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।